नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज है लगभग खत्म होने वाली है ना। मोस्ट ऑफ लेक्चर हमने इसमें कवर कर लिए हैं। 36 नंबर का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सेंसस या फिर जनगणना जो 2011 की है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2021 की अभी जनगणना हुई नहीं है। ठीक है, तो जो पुराना डेटा चल रहा है अभी 2011 का, यहां से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो खासतौर पर एसएससी के एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, खासतौर पर इन पर्टिकुलर जो एग्जाम्स हैं इनका फेवरेट टॉपिक ये माना जाता है और बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक से दो क्वेश्चन भी इस टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन के आने की संभावना है। इस टॉपिक को मैंने डिटेल में भी डिस्कस किया है, तो आपको मेरी ही प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी बाय साहू सर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां पर आप एक और इसका डिटेल में भी लेक्चर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डिटेल देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको हमारे डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं। चाहे आप फाउंडेशन कोर्सेज की बात करें, है ना, जैसे कि ज्योग्राफी यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, यहाँ पर आपको मेरा लाइव कोर्स भी मिल जाएगा और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो आप इन सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स आपको हमारे कोर्सेज में मिल जाते हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, टेस्ट, लगभग एक साल की वैलिडिटी, मॉक टेस्ट, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं और बहुत ही कम फीस, मिनिमम फी है, आप इजीली अफोर्ड इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को विजिट जरूर कर लीजिए। कोई भी कोर्स आप अवेल करते हैं, चाहे आप ज्योग्राफी खरीदें या कोई इंडिविजुअल कोर्स खरीदें, तो आप डीएससीजीटी कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट भी आपको इंडिविजुअल मिल जाएंगे, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एक और हमारी एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन, जो भी हमारे यूट्यूब पर खासतौर पर क्लासेस आती रहती हैं करंट अफेयर वगैरह की, डेली करंट अफेयर वगैरह हो गया, तो उसकी जो पीडीएफ होती है आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलती है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए और डिफरेंट कोर्सेज भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, पीडीएफ वगैरह या फिर कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं। तो आप क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए सीधा हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, रिपीट होता रहता है, स्टैटिक क्वेश्चन है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, है ना। आपको पता है कि जब भारत में पहली बार जनगणना हुई थी तो उस समय अंग्रेजों का या फिर ब्रिटिशर्स का रूल यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, तो 1872 में लॉर्ड म्यो, उस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, लॉर्ड म्यो, तो इस समय में, या फिर वायसराय जो लॉर्ड म्यो थे, इस समय में ही भारत की पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई, तो 1881 में, है ना, 1881 में पहली बार लॉर्ड रिपन के टाइम पे, है ना, लॉर्ड रिपन के टाइम में नियमित जनगणना हुई, है ना। संपूर्ण भारत में जनगणना हुई 1881 में, और इसके बाद से प्रत्येक वर्ष में, हर 10 वर्षों में भारत में जनगणना का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, पहली बार जनगणना 1872 में हुई। ठीक है, और संपूर्ण भारत में नियमित रूप से जो जनगणना की शुरुआत हुई वो 1981 से लॉर्ड रिपन के टाइम से स्टार्ट हुई। तो दोनों क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में बन जाते हैं, आपको याद रखना। ठीक है, और डब्ल्यू सी प्लोडेन ये जनगणना आयुक्त थे जब 1981 में जनगणना हुई थी, तो यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि विश्व में पहली बार जनगणना कब हुई, तो 1979 में स्वीडन, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है ना, तो इसको श्रेय दिया जाता है विश्व में सबसे पहली जनगणना कंडक्ट कराने के लिए। तो 1749 में स्वीडन में पहली बार विश्व में जनगणना हुई थी, तो ये बात भी आपको याद रखना है ना, जितने भी तथ्य बताए हैं आपको याद रखने हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसको हम यूएनएफपीए बोलते हैं, ठीक है, क्या वो, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है, यूएनएफपीए बोलते हैं, के आंकड़ों के अनुसार किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। हाल ही में कुछ मंथ पहले आपने करंट में पढ़ा होगा, ठीक है, कि यूएनएफपीए जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक प्रकार से आप देखेंगे संस्था है, तो इसके द्वारा जो एक आंकड़ा दिया गया है, इसमें यह बोला गया है कि भारत की जनसंख्या
चीन से ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, किसकी जनसंख्या सर्वाधिक हो गई है? तो भारत की जो जनसंख्या है इसने चीन की जनसंख्या को पीछे छोड़ते हुए विश्व में ये जनसंख्या के अनुसार पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, और भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? 142.86 करोड़। ठीक है, जबकि चीन की जनसंख्या कितनी है? तो चीन की जनसंख्या है 142.57 करोड़। ठीक है, अब यहां पर एक जो महत्वपूर्ण बात समझने वाली है, बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन भी होता है कि क्या सर वाकई में ऐसा हो गया कि भारत की जनसंख्या पहले पर आ गई है, चीन सेकंड पर चला गया है? ठीक है, तो इसको जब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, क्या चीज है ये रिपोर्ट, आखिर क्या मुद्दा है? देखो, ये रिपोर्ट वगैरह तो आती रहती है ना, ये आकलन करके जो प्रीवियस जनगणना वगैरह हुई हैं उसके डेटा के आधार पर उसका आकलन करके ये सारी रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, इसमें सच्चाई हो भी सकती है, तो इसको हम सेकेंडरी डेटा मानते हैं ना, सेकेंडरी डेटा। एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये तो सेकेंडरी डेटा होगा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जैसे कि आपको पता है भारत में हर 10 वर्षों में जनगणना होती है, जैसे कि 2001 में हुई थी, फिर 2011 में हुई थी, और 2021 की सेंसस हो नहीं पाई क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था, तो कोविड के कारण डिले हो गई है ना। अब तो चुनाव है तो अभी तो फिलहाल नहीं होगी, लेकिन जब भी 2011 की सेंसस आएगी और इसका जो डेटा आएगा 2021 की सेंसस का, तो उसको हम प्राइमरी डेटा मानेंगे, है ना। और उस आधार पर जो भी डेटा निकल के आएगा, है ना, और यदि चीन से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन होती है तो फिर उस समय हम मानेंगे कि भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो गई। लेकिन ये सेकेंडरी डेटा है जो कि इस एजेंसी के द्वारा दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो करंट के हिसाब से क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर तो भारत ही होगा, लेकिन आपको याद रखना ये सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग या फिर जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? ठीक है, एक तो आता है ओवरऑल, 1872 में पहली जनगणना हुई। ठीक है, तो 1872 के बाद कौन सी जनगणना, एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक आता है कि स्वतंत्रता के प्राप्त, आपको पता है 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, स्वतंत्रता मिली, है ना। 1950 में हम गणतंत्र हुए। ठीक है, और 1951 में हमारी जनगणना हुई स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो भैया स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना है, और एक जो हमारी पहली जनगणना हुई थी उसके बाद हमारी कौन सी जनगणना है। दोनों प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं, है ना। स्वतंत्रता के बाद ये हमारी 7th सेंसस है। ठीक है, 2011 वाली, है ना। अब जो 2021 की जब भी होगी तो वो 8th नंबर की होगी। ठीक है, इसके अलावा ओवरऑल 1872 से देखें तो 1872 के बाद ये हमारी 15वीं जनगणना है, 15वें नंबर की जनगणना है। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? ठीक है, यहां से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। ये तो हम ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं कि भैया भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है ना, और इसमें 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये हम पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, जब सामान्य परिचय हम इंडिया का देखते हैं। ठीक है, तो कितना है भैया? विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। यही हमारे लिए एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। बड़ी मात्रा में जो बेरोजगारी है, गरीबी है ना, उसका कहीं ना कहीं एक महत्व, उसके बैकग्राउंड जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? भारत की इतनी ज्यादा जनसंख्या, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। ठीक है, तो 17.5% आपको याद रखना है। ठीक है, कुल जनसंख्या का कितना? विश्व की जनसंख्या का कुल विश्व की जो जनसंख्या है उसका 17.5% के रूप में हम प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट स्टेट भारत का कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य है ना, नॉर्थ ईस्ट राज्य है एक सिक्किम। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, आपको याद रखना है, 6 लाख समथिंग है, 6 लाख आप अप्रोक्स इसकी याद रख सकते हैं, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। एरिया की बात करेंगे तो गोवा है ना, और जनसंख्या की बात करेंगे तो सिक्किम है। ठीक है, दोनों याद रख लेना। थोड़ा सा और कुछ हम इसमें डिटेल देख लेते हैं जनसंख्या से रिलेटेड। यदि आपसे पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या किसकी किस राज्य की है, तो ये तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, कि लोग बहुत मेहनती हैं और यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है यहाँ की, है ना। अब तो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 24 करोड़ के आसपास होगी, लेकिन जब वो नया डेटा आएगा तो हमें पता चलेगा। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो 11 करोड़ है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम की 6 लाख है और मिजोरम की
यहाँ पर 10 लाख पॉपुलेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश यूटी की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में, आपको पता होगा ये हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ठीक है। लगभग अब तो 2 करोड़ के आसपास होने वाली होगी इसकी जनसंख्या, है ना। 1.67 थी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। और न्यूनतम जनसंख्या की बात यदि करेंगे यूटी की, तो लक्षद्वीप की 64,000 न्यूनतम जनसंख्या है ना। तो ये कुछ 2-2 3-3 राज्य आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जनसंख्या किन किन राज्यों की है, न्यूनतम किसकी है, यूटी में कौन पहले नंबर पर है, या फिर सबसे निम्नतम स्तर पर कौन सा राज्य है, ठीक है। चलिए ये डेटा थोड़ा सा आप दिमाग में रख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, ठीक है। जो भारत में लिटरेसी रेट है या फिर साक्षरता दर है, उसका पैमाना क्या है, ठीक है। तो किस आधार पर इसको मापा जाता है, आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, जो 7 वर्ष से की उम्र से ज्यादा के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको साक्षरता के अंतर्गत यहाँ पर काउंट की जाती है, उनकी गणना यहाँ पर की जाती है ना। मतलब एज क्राइटेरिया यहाँ पर पूछ रहा है, तो 7 वर्ष से ऊपर के जो भी बच्चे होते हैं, फिर उससे ऊपर के जो लोग होते हैं, उनको साक्षरता दर के अंतर्गत लिटरेसी रेट की गणना में उनको ऐड किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, अभी हम साक्षरता दर के हिसाब से भी देखेंगे कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है, आगे हम वो सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगला है 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है ना। उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। लिटरेसी रेट की यदि हम बात करें तो आप जानते ही होंगे, जो बिहार राज्य है, ठीक है, बिहार राज्य का जो लिटरेसी रेट है लगभग 61.5 या फिर 61 पॉइंट समथिंग % यहाँ का लिटरेसी रेट है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, है ना। 61.8 या फिर 62 भी आप इसको बोल सकते हैं, 61.8 समथिंग है, या फिर 62 के आसपास इसको आप बोल सकते हैं ना। ये 2011 का डेटा है, एक बात आपको ध्यान में रखना है, बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। सर्वाधिक यदि आप बात करेंगे तो कहाँ का है, सर्वाधिक लिटरेसी रेट जो है वो केरल राज्य का है ना। केरल, केरल राज्य जो है दक्षिण भारत का एक राज्य है, और यहाँ का लिटरेसी रेट भी ज्यादा है, लिंगानुपात भी ज्यादा है, लगभग 94% के आसपास यहाँ का लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो न्यूनतम अधिकतम दोनों राज्य याद रखना है, थोड़ा सा हम यहाँ पर देख भी लेते हैं, ठीक है। सर्वाधिक केरल 94%, सेकंड नंबर पर आता है मिजोरम, ठीक है। कम से कम यहाँ पर 2 राज्य तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। मिजोरम का 91.3% लिटरेसी रेट है। न्यूनतम की बात करेंगे तो बिहार है 61.8 है, और अरुणाचल प्रदेश का 65.4 लिटरेसी रेट है, आपको याद रखना है, ठीक है। यूटी की यदि हम बच्चों बात करें तो यूटी में सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है, लक्षद्वीप की है 91.8, और न्यूनतम बात करेंगे तो दादर नागर हवेली, है ना। अब तो हालांकि दादर नागर हवेली और जो दमन द्वीप है, ये दो पहले सेपरेट अलग अलग यूनियन टेरिटरी होती थी, लेकिन 2020 26 जनवरी 2020 से इनको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन कभी पूछ लिया तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये 2011 का डेटा है ना। तो न्यूनतम लिटरेसी रेट कहाँ की है, दादर नागर हवेली की है। अगला क्वेश्चन है सेक्स रेशो से है, लिंगानुपात से है। लिंगानुपात का जो परिकलन किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, वो किस आधार पर किया जाता है। तो आपको पता है जो सेक्स रेशो होता है कि भैया 1000 जो मेल हैं, ठीक है, 1000 मेल या फिर जो 1000 पुरुष हैं, इसमें कितनी फीमेल है ना। ऐसे ही मापा जाता है ना सेक्स रेशो। आप पढ़ते हैं कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है, ये सारी चीजें आप देखते हैं। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है, ठीक है। सर्वाधिक आपको पता है केरल राज्य का है ना। न्यूनतम कहाँ का है, हरियाणा का है, ठीक है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर किसी भी राज्य का, किसी भी देश के लिंगानुपात या फिर सेक्स रेशो का मेजर किया जाता है, आपको याद रखना है ना। 1084 लिंगानुपात जो सेक्स रेशो है वो कहाँ का है, वो केरल का है, ठीक है। और लगभग 789 के आसपास है ना, 789 कहाँ का है, हरियाणा का है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, सॉरी 879 है ना, 879 के आसपास कहाँ का है, हरियाणा का है, ठीक है। हरियाणा का 879 है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की सेंसस के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है। वही लिंगानुपात का क्वेश्चन आ गया। तो हरियाणा का अभी मैंने बताया, ठीक है, 879 लिंगानुपात है, कितना, 879, मतलब 1000 पुरुष हैं और 1000 पुरुषों में 879 फीमेल हैं, ठीक है। कहां पर, हरियाणा में। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सर्वाधिक भी जिसका है उसका भी याद रखना है, कम से कम 2-2 राज्य आपको याद रखने हैं। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए
943 भारत का है, ओवरऑल इंडिया का 943 है, आपको याद रखना है, ठीक है। यदि हम सर्वाधिक की बात करें, केरल का है 1084, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि 1000 पुरुष हैं और 1000 पुरुषों में 1084 या फिर 1084, कितनी, 1084 महिलाएं हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर तमिलनाडु आता है 996, ठीक है। न्यूनतम की बात करें तो हरियाणा 879 और जम्मू कश्मीर 889, ठीक है। यूटी की यदि हम बात करें तो पुदुचेरी 1037, 1037, और न्यूनतम की बात करें तो दमन द्वीप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, किस राज्य की है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन देखिए सेंसस से आते हैं, किसी भी चीज को आपको हल्के में नहीं लेना कि भैया जनसंख्या नहीं पूछेगा। कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में इजिली पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है, कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? जनसंख्या घनत्व, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो जो बिहार है, इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सर्वाधिक है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब ये क्या होती है भैया कि पर वर्ग किलोमीटर में, है ना, जैसे एक वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ये दूसरा एक वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ये तीसरा एक वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसमें मान लीजिए 1000 लोग रहते हैं, इसमें 900 रहते हैं, इसमें 800 रहते हैं, तो एक एवरेज निकाला जाता है भैया कि उस राज्य में, उस पर्टिकुलर राज्य में पर वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है। एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में उस राज्य के, उस देश के कितने लोग निवास करते हैं, उस आधार पर किसी भी देश का, राज्य का जनसंख्या घनत्व निकल करके आता है। अब किसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा? जिसका क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। भारत अच्छा एग्जाम्पल है कि भारत का क्षेत्रफल भी उतना कुछ नहीं है, 7वें नंबर पर हम आते हैं, लेकिन जनसंख्या तो लगभग सेकंड नंबर पर है, पहले नंबर पर आ गई है अब तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस आधार पर जितना छोटा एरिया, जितनी ज्यादा जनसंख्या, उतना ज्यादा जनसंख्या घनत्व निकल के आएगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति यहां पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पर यहां पर वेस्ट बंगाल आता है। थोड़ा सा हम डिटेल में भी यहां पर इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए बिहार का 1106 है और इसका 1028 है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं न्यूनतम की, तो अरुणाचल प्रदेश का 17 है और 52 मिजोरम का है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं यूटी की, तो दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है 11,320 है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, लगभग अब तो 2 करोड़ के आसपास होने वाली होगी, उस समय 1.6 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, है ना, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग दिल्ली की। तो 11,320 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बात वही है कि शहर छोटा सा है ना, भले ही हमारा राजधानी है, लेकिन क्या होता है कि गांव से, छोटे शहरों से लोग जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए राजधानी हो गया, मुंबई जैसे जो शहर हो गए, ऐसी जगहों पर जाते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। क्षेत्रफल कम, जनसंख्या ज़्यादा। अंडमान निकोबार आपको पता है एक द्वीप समूह है, बहुत कम लोग रहते हैं, तो सिर्फ 46 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये रिपीट होता है। द ग्रेट डिवाइड इसको हम बोलते हैं, महान विभाजक वर्ष इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो 1911 से लेकर के 2021 एकमात्र ऐसा ये दशक रहा है जब भारत की जो वृद्धि है ना, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है, हर 10 वर्ष की सेंसस के बाद क्या होता है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, ये तो आपको पता है, ठीक है। हर 10 वर्षों में, कि जब आप, जैसे अभी आप देखेंगे 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 121 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, है ना। अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 140 करोड़ को हमने क्रॉस कर दिया है। तो ऐसा होता ही है कि हर 10 वर्षों में जनसंख्या को बढ़ना ही है, घटना नहीं है। लेकिन एकमात्र ऐसा ये दशक रहा है जब भारत की जो जनसंख्या, इसमें निगेटिव वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था, ठीक है, कितनी नेगेटिव देखने को मिली थी? तो 0.31% की जो वृद्धि है ऋणात्मक देखने को मिली थी। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? लगभग 1 करोड़, सवा करोड़ या फिर 1.2 करोड़ लोगों के आसपास फ्लू नामक बीमारी आई थी, है ना, उस समय 1917-18 के टाइम पे। तो उसके चलते लगभग सवा करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी, है ना। उस कारण से ये नेगेटिव
जनसंख्या वृद्धि दर हमारे भारत में देखने को मिली थी। तो ये बात भी आपको याद रखना है ना। फ्लू नामक एक महामारी आई थी हर 100 वर्षों में, ऐसे आपने कोविड में देखा ही होगा कि हर 100 वर्षों में आती है कोई ना कोई महामारी, ठीक है। तो उसी कोविड की जैसी ही महामारी आई थी उस समय, और लगभग 12 मिलियन के आसपास लोगों की डेथ हो गई थी। इस कारण से यहाँ पर आपको ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली। तो एकमात्र ऐसा ईयर है, आपको याद रखना, ठीक है। द ग्रेट डिवाइड के नाम से इसको हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है। अभी हमने डिस्कस किया था 382 है ना। भारत का जो जनघनत्व है 382 है। 382 व्यक्ति जो है पर वर्ग किलोमीटर में हमारे भारत में निवास करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि भैया जो यूपी की पॉपुलेशन है वो भारत की जनसंख्या का कितना, चूंकि यूपी जो है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। तो यूपी की जो जनसंख्या 16.5 के आसपास है भारत की जनसंख्या के। आपको पता हो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास थी और यूपी की कितनी थी, अकेले 20 करोड़ थी। यूपी की अभी करीब लगभग 24 करोड़ के आसपास हो चुकी है, ठीक है, और भारत की 140 करोड़ को क्रॉस कर गई है, ठीक है। तो उस समय 16.5 के आसपास थी यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, किसी राज्य की पॉपुलेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो जो बिहार की पॉपुलेशन है 10 पॉइंट समथिंग, 10 करोड़ आप बोल सकते हैं, 10 करोड़ के आसपास, चूंकि यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार इसका 10 करोड़ आंसर होगा ना, 10 से थोड़ा सा ऊपर था, 10.25 आप बोल सकते हैं। तो 10 करोड़ के आसपास बिहार की पॉपुलेशन थी, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, उत्तर प्रदेश था, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र और फिर बिहार। तो ये 3 राज्य भी आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सर्वाधिक युवा देश है ना। न्यूज में भी आप सुनते होंगे कि भैया सर्वाधिक जो यूथ हैं या फिर जो युवा हैं वो भारत में ही हैं, है ना। और भारत अभी बहुत ही ग्रोइंग फेज में है क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और चीन में आप देखेंगे तो वहाँ पर बूढ़े ज़्यादा हैं, 65 से ज़्यादा वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। तो 2020 तक भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी, मतलब सबसे ज़्यादा युवा हैं तो एक एवरेज आयु कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 वर्ष, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा यूथ जो है। तो ऐसा एक आकलन किया गया था कि 2020 तक भारत में एवरेज एज कितनी होगी, तो 29 वर्ष। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराए, साथ ही साथ कुछ अन्य डिटेल भी मैंने हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ डिस्कस कराई है। जितने भी क्वेश्चन हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और इसमें एक डिटेल लेक्चर भी मैंने बना रखा है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप सर्च कर लीजिएगा, मेरे नाम से ही आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, ठीक है। बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर के साथ। वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।